जय हिंद साथियों, मैं राजेश कुशवाहा मैथ ही के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करने से पहले माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं। या देवी सर्वे भूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हमने पिछली क्लास में देखा था, एक तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखी थी और मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन भी देखा और एक एग्जाम्पल देखा था। तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए तो एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल 2 क्या है। एग्जाम्पल 2 है, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। एग्जाम्पल 2 है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। देखिए सब सारे क्वेश्चन जो मैंने थ्योरी बताई थी आपको उस पे बेस्ड होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आव्यूह में 8 अवयव हैं और पूछा है कि उसकी कोटियां क्या क्या हो सकती हैं। तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि यदि किसी आव्यूह का मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि m क्रॉस n है तो उसमें अवयवों की संख्या mn होती है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो पंक्ति और स्तंभ होते हैं उनकी संख्याओं का गुणनफल मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या को दिखाता है। तो यहाँ पे अवयव दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या क्या संभव हो सकती है, कुछ इस तरह से बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको 8 अवयव दिए हुए हैं, मतलब आपको ऐसी संख्याएं फाइंड आउट करनी है जिनका गुणनफल 8 हो और वो प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑर्डर होता है या पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की जो संख्या होती है वो एक प्राकृतिक संख्या होती है ना। तो यहाँ पे हमें ऐसी प्राकृतिक संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणनफल 8 होता हो, है ना। तो देखो कई बार क्या होता है कि हमें पता तो होता है कि 8 गुणनफल किन किन का होगा, लेकिन कई बार छूट जाता है, कोई एक आध छूट गया, तो उस केस में आपको क्या करना है, इस 8 को लिख लेना है और 8 के गुणनखंड कर लेने हैं, फैक्टर कर लेने हैं। तो गुणनखंड करने से आपको सारी संख्याएं पता चल जाएंगी। केवल ये संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 8 होता है, इनके अलावा और कोई संख्या नहीं है। लेकिन आप जैसे वैसे सोचते हो तो हो सकता है आपसे एक आध छूट जाए, लेकिन गुणनखंड करने के बाद आपसे कोई भी नंबर छूटेगा नहीं और एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी जिनका गुणनफल 8 होगा। तो इसको 2 से करते हैं, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2। ये इसके फैक्टर कर लिए। अब देखो गुणनफल कैसे पता चल गया। एक तो 2 का गुणा 4 से करते हैं तब 8 आता है। तो एक तो हो जाएगा पंक्तियों की संख्या जब 2 हो और स्तंभों की संख्या 4 हो, मतलब 2,4 हो जाएगा। अब 2 का गुणा 4 से करते हैं तब भी 8 आता है और 4 का गुणा 2 से करते हैं तब भी 8 आता है। तो एक तो 2,4 भी हो जाएगा ऑर्डर, यानी कि 2 क्रॉस 4 हो जाएगा, और एक ऑर्डर 4 क्रॉस 2 भी हो जाएगा। एक बार ये 2 पंक्तियों की संख्या बनेगी, एक बार पंक्तियों की संख्या 4 बना देंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 एक ये हो गया, क्योंकि हम 4 नहीं लेंगे, 4 इस वाले केस में हम ले चुके हैं, 4,2 करके ले लेंगे, ठीक है। और एक ये 8,1 हो जाएगा, क्योंकि 8 का गुणा जब 1 से करेंगे तब भी 8 आता है। तो एक 8 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा, और एक 8 क्रॉस 1 है तो 1 क्रॉस 8 भी होगा। एक बार अगर पंक्तियों की संख्या 8 ले लेंगे, दूसरे में पंक्तियों की संख्या 1 ले लेंगे, तो इस हिसाब से आपको एक ऑर्डर 8 क्रॉस 1 मिल जाएगा और एक मिल जाएगा 1 क्रॉस 8।
तो इस हिसाब से आपको ऑर्डर मिल जाएंगे गुणनखंड करने के बाद। तो मैं इसको लिख देता हूँ सॉल्यूशन में। वही हम जो मैंने थ्योरी में बताया था सेम वही कंसेप्ट यूज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि m क्रॉस n ऑर्डर के क्रम के आव्यूह में अवयवों की संख्या m इंटू n होती है, अतः आठ अवयव वाले आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स 8 अवयव वाले आव्यूह का संभावित क्रम क्या क्या हो सकता है वो लिखा हुआ है आपके पास। संभावित क्रम इसे हम ऐसे करके लिखेंगे ना 2,4, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का क्रमित युग्म। 11th क्लास में पहले चैप्टर में आता है ये क्रमित युग्म, मतलब कॉमा लगा के लिख देते हैं छोटे कोष्टक में बंद करके, है ना। तो संभावित क्रम मैं क्रॉस करके लिख देता हूँ, उस क्रमित युग्म को छोड़िए। यहाँ पे हमें डायरेक्ट पता चल चुका है 2 क्रॉस 4, ये तो 2 क्रॉस 4 हो जाएगा। अब 2 क्रॉस 4 है तो 4 क्रॉस 2 भी हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा 4 से करते हैं तब भी 8 आता है, और 4 का गुणा 2 से करते हैं तब भी 8 आता है। तो ये हो जाएगा 4 क्रॉस 2, और एक हो जाएगा 2 दूनी 4। देखो इसको इसलिए नहीं लिख रहे हैं 2 दूनी 4, 4,2, यहाँ पे 4,2 ऐसे भी समझ सकते हो। 2 दूनी 4,2 यहाँ पे बन गया ना, ये वाला लिख लिया। एक हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8,1, एक ये हो गया 8,1 या 8 क्रॉस 1, 8 क्रॉस 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 8 क्रॉस 1 तथा 1 क्रॉस 8 है। ये 8 अवयवों वाले आव्यूह का संभावित क्रम होता है। तो इस टाइप से ये आपका एग्जाम्पल 2 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 3 है एक ऐसे 3 क्रॉस 2 आव्यूह की रचना कीजिए। एक ऐसे 3 क्रॉस 2 आव्यूह की रचना कीजिए। एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 हो और जिसके अवयव मतलब जिसके जो एलिमेंट हैं, जिसकी प्रविष्टियां हैं वो किस टाइप से हो, जिसके अवयव aij इक्वल टू ये इस टाइप से हो 1/2 मॉड ऑफ i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। तो हमें एक ऐसे आव्यूह बनाना है, जिसके अवयव इस टाइप के हो सकता है आपको इसमें कंफ्यूजन हो, ये क्योंकि 11th क्लास में आता है, हो सकता है कई स्टूडेंट ने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर ना पढ़ा हो, उसमें आता है ये मॉड, इसे कहते हैं मापांक फलन, और कुछ ने जानते भी हो सकता है। तो इसे हम बोलते हैं मापांक फलन। और मापांक फलन एक ऐसा फलन होता है जिसमें आप चाहे नेगेटिव नंबर रखो या पॉजिटिव नंबर रखो, वो हमेशा पॉजिटिव कर देता है। तो मैं पहले आपको फलन बता देता हूँ, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, हो सकता है बहुतों ने नहीं पढ़ा होगा ये। तो देखो मापांक फलन क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जैसे इस मॉड के अंदर, जैसे ये इसे बोलते हैं मॉड या मापांक, इस मॉड के अंदर चाहे पॉजिटिव नंबर ऐसे अंदर रखा हो, इसको भी ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है। इसके अंदर चाहे कोई नेगेटिव नंबर हो -5, इसको भी ये पॉजिटिव बना देता है। पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रखता ही है, इसके अलावा इसमें जो नेगेटिव नंबर होगा इसको भी ये पॉजिटिव बना देगा।
तो ये भी प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें मान के चलो हमने -1 रखा, मतलब माइनस मॉड ऑफ 1, इस मापांक फलन के अंदर -1 रखा, इसको भी ये 1 बना देगा। और चाहे इसके अंदर आप 1 रख लो, इसको भी ये 1 बना देगा। इसमें कोई पॉइंट वाला नंबर भी रख लो, नेगेटिव नंबर, उसको भी वो सेम नंबर में पॉजिटिव कर देगा। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि ये पूर्णांक नंबर ही हो, इसके जैसे हम ये रख दें माइनस का और 2.3 रख दिया मान के चलो, तो ये प्लस का 2.3 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब देखो ये फलन क्या होता है, अभी मैं आपको जस्ट एक अच्छे वे में समझा रहा हूँ। इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन अलग होता है, लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन के समझने के बजाय आपको ऐसा बता देता हूँ कि किस तरह काम करता है। ठीक है, पहले आपको मॉड के बारे में बताता हूँ कि मॉड फलन कैसे काम करता है। तो मॉड ऑफ एक्स ये इस तरीके से ये डिफाइन होता है कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है जब इसके अंदर हम कोई धनात्मक नंबर डालते हैं, तब तो ये एज इट इज व्यवहार करता है। मतलब इसके अंदर जो मॉड के अंदर लिखा रहता है ना, वो सेम ऐसा ही होता है। कब? जब ये x एक धनात्मक नंबर हो। x ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि 0 से बड़ा कोई भी नंबर रख लो, और 0 से बड़ा नंबर हमेशा धनात्मक होता है। तो जब जब x का मान 0 से बड़ा होगा, तब ये इसके अंदर जो संख्या लिखी हुई होगी वो एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि, और इसमें इक्वल टू भी शामिल होता है, मतलब या तो x 0 से बड़ा हो और इक्वल टू भी हो सकता है। 0 या 0 से बड़ा कोई नंबर रखेंगे तो इसकी मॉड के अंदर जो संख्या लिखी हुई होगी वही एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, और ये यदि 0 से छोटा होता है, x जो इसमें लिखा हुआ है वो यदि 0 से छोटा होता है तो उस संख्या को वो ऋणात्मक कर देता है। यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ कि ये हमेशा पॉजिटिव देता है, लेकिन आप ये माइनस चिन्ह लगा रहे हैं, ये पॉजिटिव ही बनाता है। अब देखो कैसे बनाता है, x लेस देन 0 कोई भी नंबर लो, x 0 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, बताओ कौन सा नंबर लें। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 0 से छोटा -1, -1 0 से छोटा होता है, तो -1 0 से छोटा होता है, इसमें हमने -1 रखा। अब -1 x की जगह -1 रख दिया, तो -1 रखा। इधर क्या बोल रहा है, पहले हम इसके अंदर जो संख्या लिखी हुई है उसको चेक करेंगे कि भाई ये -1 से छोटा है, मतलब 0 से छोटा है कि नहीं। पहले हमने चेक किया कि इसके अंदर मॉड के अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो 0 से छोटी है कि नहीं, मतलब इस ऊपर वाले में आएगी या नीचे वाले में आएगी। तो हमने देखा भैया -1 0 से छोटी है, मतलब इस नीचे वाले में आएगी। और नीचे वाला कहता है कि यदि संख्या 0 से छोटी है तो उसके आगे ऑलरेडी एक माइनस चिन्ह लगाओ। ठीक है, ये बोल रहे हैं ना कि माइनस चिन्ह लगाओ, माइनस चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि x क्या है, इस मॉड के अंदर जो संख्या लिखी हुई है वही सेम संख्या है। तो यहाँ पे मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। तो भैया एक तो माइनस चिन्ह ये हो गया ऑलरेडी, और दूसरा हमने वो लगा दिया जो इस दोनों ऋणों के बीच में लिखा हुआ है ना। ये बोल रहा है कि x वो रखना है यहाँ पे जो इसके अंदर रखा हुआ है। तो माइनस चिन्ह तो ये हो गया, और इस मॉड के अंदर लिखा हुआ है -1, तो इस तरह -1 मिल करके ये आपका +1 हो गया। और यहाँ पे लिख सकते हो कि चूंकि जो -1 है, ये -1 जो संख्या है वो 0 से छोटी है, 0 से छोटी है, तभी तो हमने ये परिभाषा लिखी है ना। आपको थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इसको मैं बहुत ही इजी भाषा में समझाता हूँ। देखो, फलन को आप एक मशीन समझ लो। ठीक है, एक मशीन समझ लो फलन को, और मान के चलो यहाँ पे मॉड फलन से ही मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ। मान के चलो एक मशीन है, और इसको मैंने y = f of x = mod of x। ठीक है, इसको हम फलन कहते हैं, f of x, फंक्शन का f ले लिया है, और इसके अंदर ये इस टाइप से लिखा हुआ है। इस मशीन को आप आसान भाषा में मान के चलो ये आपकी चक्की हो गई, घर में जो आटा पीसने वाली और गेहूं पीसने वाली चक्की होती है उसे समझ लो। f तो यहाँ पे एक चक्की हो गई। ठीक है, और x मान लो आपका गेहूं हो गया, x क्या हो गया मान के चलो, गेहूं। तो हम इस चक्की के अंदर गेहूं डालेंगे तो आपको क्या मिलता है, आटा मिलता है ना। तो या तो उसे 22 से लिख दो, या फिर जो mod of x पूरा है, इस x की बात नहीं कर रहा मैं,
इस मॉड ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमने एक्स को गेहूं माना है ना, तो यहाँ पे भी ये जो अंदर जो एक्स लिखा हुआ है ना, ये भी गेहूं ही है, ठीक है। और गेहूं को हमने जब मशीन के अंदर डाला तो हमें क्या मिला, फाइनली क्या मिला, हमें आटा मिला। तो आप इस डिब्बे के बाहर, मतलब गेहूं डालने के बाद चक्की में जो हमें मिल रहा है वो क्या मिलेगा, पिसने के बाद आटा मिलेगा। तो इसे ऐसे समझो कि हमने इनपुट डाला, इनपुट क्या डाला, गेहूं डाले, मशीन ने थोड़ा सा काम किया, ये जो मोड यहाँ पे काम कर रहा है ये मशीन की तरह काम कर रहा है। हमने -5 इसके अंदर डाला और बाहर निकाल के क्या दे दिया, +5, ठीक है। -5 हमने इस मशीन के अंदर डाला, मोड वाली मशीन के अंदर, और बाहर निकाल के उसने +5 दे दिया, मतलब आउटपुट दे दिया। तो यहाँ पे इनपुट आपका एक्स है ना, ये एक्स समझ लो चाहे ये समझ लो, यहाँ पे इनपुट एक्स हो गया, मोड आपकी मशीन हो गई, और मोड ऑफ एक्स, पूरा जो मोड ऑफ एक्स है वो आपका आटा हो गया। तो इस तरीके से आपको इनपुट, मशीन और आउटपुट, ये 3 चीजें समझनी है, और यही फलन एक तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इसे आप यहाँ पे आप क्या समझ सकते हो, मोड क्या है, यहाँ पे एक मशीन है, या फिर यहाँ पे मशीन क्या है, चक्की। तो एक फलन इस तरीके से काम करता है। अब इसे मैथमेटिक्स की भाषा में या फिर मशीन की भाषा में समझना चाहेंगे तो यहाँ पे गेहूं क्या हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है। और ये आपकी चक्की क्या हो गई, ये आपकी मशीन हो गई, चक्की क्या हो गई, मशीन हो गई। और आटा वो मिला, वो क्या हो गया आपका आउटपुट, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब हमारे यहाँ पे मॉड फलन समझ में आ गया होगा कि मॉड फलन के अंदर चाहे आप ऋणात्मक संख्या रखो, चाहे आप, मतलब फाइनली आपको एक चीज क्या याद रखनी है कि इन दो डंडों के बीच में कोई भी नंबर रख दो आप, वो बाहर निकल के आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। इसमें -5 रखो या 5 रखो, बाहर प्लस का 5 आएगा। और चाहे -1 रखो चाहे 1 रखो, बाहर प्लस का 1 ही आएगा। माइनस इस मॉड के अंदर चाहे -2.3 रखो या प्लस का 2.3 रखो, बाहर 2.3 आएगा। ये काम किस तरीके से करता है, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये आपका मॉड फलन हो गया। अब आपकी समझ में ये आ गया होगा। अब हम इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने सब कुछ बताया, क्योंकि आप 11th क्लास में पढ़ के नहीं आए, इसलिए आपको ये जरूरी है। ये जो डेफिनेशन है आपको 11th क्लास की बुक में मिल जाएगी, पहले चैप्टर में, मॉड ऑफ एक्स की। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सॉल्यूशन क्या होगा, हमने 3x2 का आव्यूह बनाना है। तो पहले हम व्यापक रूप लिख लेते हैं कि 3x2 का व्यापक रूप क्या होता है। तो चूंकि 3x2 का व्यापक रूप मैंने कल पिछली क्लास में आपको बताया था, व्यापक रूप माना ए, उसको नाम दे देता हूं कैपिटल ए से हम आव्यूह को व्यक्त करते हैं। अब देखो इसका व्यापक रूप यहाँ पे क्या दिखाता है, 3x2, कि 3 तो इसमें पंक्तियों की संख्या है और 2 स्तंभों की संख्या है, ये दिखाता है। तो 3 हमें पंक्ति बनानी है और 2 स्तंभ बनाने हैं। पहला अवयव को किस हिसाब से लिखेंगे, पहला अवयव जो यहाँ पे होता है वो आपका पहली तो पंक्ति में स्थित होता है। पंक्ति बिल्कुल क्षैतिज होती है, हॉरिजॉन्टल होती हैं, और वर्टिकल मतलब स्तंभ होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ये भाई पहली तो पंक्ति में आ गया और पहले ही स्तंभ में आ गया। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सफिक्स का जो पहला अवयव होता है वो पंक्ति की संख्या को डिनोट करता है, और जो दूसरा अवयव होता है वो स्तंभ की संख्या को डिनोट करता है, जिसमें ये अवयव आता है। तो ये अवयव पहली तो पंक्ति में स्थित है और पहले ही स्तंभ में स्थित है, तो इसलिए ये A11 हो गया। ऐसे ही दूसरा यहाँ पे जो अवयव होगा वो पहली पंक्ति, एक स्तंभ यहाँ पे हो गया और दूसरा स्तंभ ऐसे स्थित होगा, तो ये दूसरे स्तंभ में हो गया। यहाँ पे स्तंभों की संख्या 2 ही है, इसलिए अब आगे कोई अवयव नहीं आएगा। लिखा हुआ ना यहाँ पे 2, ये जो दूसरा नंबर है ये स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करता है और पहला नंबर पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो हम दूसरी पंक्ति में नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो अवयव आएगा वो दूसरी पंक्ति में स्थित होगा और पहले स्तंभ में स्थित होगा, तो इसलिए यहाँ पे जो इसको लिखेंगे दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। अब फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो आगे वाला अवयव दूसरी पंक्ति में स्थित होगा और दूसरे स्तंभ में होगा,
इसलिए ए के सफिक्स में आएगा। ये तो दूसरी पंक्ति को दिखा रहा है और ये दूसरे स्तंभ को दिखा रहा है ना। अब फिर आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि स्तंभ तो इसमें 2 ही हैं। अगर आगे बढ़े तो स्तंभ 3 हो जाएंगे और तीसरा स्तंभ तो अपने पास है ही नहीं, है ना। इसलिए हमें आगे बढ़ने का ऑर्डर नहीं है, हमें इधर आना है। अब आगे तीसरी पंक्ति में तो जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पंक्ति तीसरी स्थित है। तो तीसरी पंक्ति में उतर गए अपन और तीसरी पंक्ति में उतरे तो यहाँ पे सफिक्स में 3 आ जाएगा और दूसरा जो सफिक्स दिखाता है वो दिखाता है स्तंभों की संख्या और हम पहले स्तंभ में स्थित हैं। इसी प्रकार इस वाले अवयव को लिखेंगे। तो इस वाले अवयव को लिखने के लिए बताओ क्या होगा, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसीलिए ये बन गया आपका A32। तो ये आपका 3x2 के आव्यूह का व्यापक रूप होगा। ठीक है, अब हम फटाफट से इस A11 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस A11 के लिए इससे तुलना करते हैं AI जैसे। तो ध्यान से देखोगे तो इस I की जगह इसमें 1 आ रहा है और J की जगह इसमें 1 आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो उससे निकालते हैं। अतः A11 इक्वल टू, यहाँ I इक्वल टू कितना है इससे तुलना करो। इसमें तो I की जगह 1 लिखा हुआ है और J की जगह 1 लिखा हुआ है। तो ये तो आप इसे फॉर्मूला समझ लो। अब फॉर्मूले में I का मान 1, J का मान 1, मतलब इधर रख देंगे, इधर भी 1 रख देंगे और J भी 1 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे A11 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ, इसको बोलते हैं मॉड या मापांक फलन। हिंदी में मापांक बोलते हैं, इंग्लिश में मॉड बोलते हैं। तो इसमें I की वैल्यू हो गई आपकी 1 - 3। इसमें बताओ J की वैल्यू 1 ही है ना, क्योंकि यहाँ पे J सफिक्स में दूसरे नंबर का, इसमें सफिक्स में दूसरे नंबर का 1 ही है। तो इसलिए 3 × 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 1 करेंगे, 3 × 1 3 ही होता है और माइनस का 3 हो गया ना। तो माइनस के 3 प्लस का 1, इसको सॉल्व करो, माइनस के 3 प्लस का 1, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, तो 1/2 इसके अंदर की संख्या को सॉल्व किया, अंदर रह गया -2 और अब इस मापांक के अंदर -2 लिखा हुआ है। मैंने अभी इसकी परिभाषा बताई कि इस मॉड के अंदर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मिलना आपको पॉजिटिव संख्या ही है। चाहे आप चक्की में गेहूं डालेंगे तो मिलेगा आपको हमेशा आटा ही मिलेगा। तो सेम वही है कि -2 के अंदर आप नेगेटिव डालोगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। नेगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव डाल लो। तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व किया, 1/2 तो एज इट इज लिख दिया ये वाला, -2 मॉड के कारण कैसा हो गया +2 और अब 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका +1। ठीक है, तो A11 की वैल्यू आपकी +1 हो गई। इसी प्रकार हम A12 फाइंड करेंगे, A12 याद करेंगे। तो इस अब क्या हो गया, इसमें इसको आप चाहो तो इसको समीकरण 1 नाम दे देना, नीचे लिख करके समीकरण 1 देकर वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है और उस समीकरण 1 में हम सब कुछ रखते जा रहे हैं। ठीक है, तो A12 क्या है। अब इस केस में I इक्वल टू 1 हो गया और J की जगह क्या लिखा हुआ है इसमें 2। तो उस फॉर्मूले में I की जगह 1 रख देंगे और J की जगह 2 रख देंगे। तो ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा 1/2 समीकरण 1 से इधर लिख सकते हो। हमने ये सब कुछ कहाँ से कर रहे हैं, समीकरण 1 से कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 में I और J की वैल्यू रखते जा रहे हैं। तो A12 इक्वल टू, इसमें I की वैल्यू कितनी है 1 -3, आगे 3 लिखा हुआ है उसमें। J की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो मल्टीप्लाई में 2 और 3 का गुणा 2 से किया 6 हो गया। ठीक है, तो 1/2 1 - 1 मॉड, पहले मॉड लगा लो और 1 - 6। ठीक है, तो -6 + 1 माइनस का 5 हुआ और माइनस का 5 तो हुआ लेकिन प्लस के ये मॉड के कारण कैसा हो गया प्लस का हो गया। डायरेक्ट लिख दूं अब 1 - 6 माइनस का 5 होगा। चलो एक बार लिख देता हूँ, 1/2 माइनस का 5 हुआ और -5 मॉड के कारण कैसा हो गया प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 5/2। इसी प्रकार A13 फाइंड आउट करेंगे। तो सॉरी A13 तो है ही नहीं, अपने पास स्तंभों की संख्या सिर्फ 2 ही है। अब इसको निकालेंगे A21 वाले को, है ना। तो A21 निकालेंगे, A21 इक्वल टू, इसमें I की वैल्यू 2 है ना, और J की वैल्यू 1 है। तो उस फॉर्मूले में लिखेंगे 1/2 मॉड ऑफ I की वैल्यू 2 रख दी -3 ×
इसमें जे की वैल्यू 1 रख दी, जे की वैल्यू 1 रखी है ना, और ये बन जाएगा आपके पास 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 3 और प्लस के 2, -1 हो गया तो 1/2 और माइनस का 1, मॉड के कारण वही -1 प्लस हो गया, और ये बन जाएगा, लिख दो डायरेक्ट, ये प्लस का 1 हो गया और 1 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2। तो इस तरीके से ये हो गया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और उधर में रफ करके इसको लिखूंगा, ठीक है। आगे की वैल्यू निकालेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो हम A21 निकाल चुके हैं, अब A22 निकालते हैं। अब जल्दी जल्दी देख लो, अब समझ में आ गया होगा। A22 इक्वल टू, इसमें I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 2 है, तो ये A22 इक्वल टू इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं 1/2, I की वैल्यू 2 हो गई, -3 और J की वैल्यू भी 2 हो गई। सॉल्व करो, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया 6 हो गया, और माइनस के 6 हो गए, और माइनस के 6 प्लस का 2 कितने हो गए, तो 1/2, पहले माइनस का 6 और प्लस के 2 माइनस के 4 हो गए। इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हो ना, 3 का गुणा 2 से किया 6 हो गया, माइनस के 6 प्लस के 2 माइनस के 4, माइनस का 4 मॉड में आ गया, और मॉड के कारण -4 प्लस का 4 हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस के 4/2, और ये आ जाएगा 2 में 4 का भाग, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार ए, आगे देखो आगे क्या निकालना है, A22 तक का ही है ये, अब आगे निकालना है A31, तो A31 होगा आपका A31 इक्वल टू, इसमें I की वैल्यू कितनी है 3, J की वैल्यू कितनी है 1, भाई इसमें I की जगह 3 लिखा हुआ है, J की जगह 1 लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा 1/2 मॉड, मॉड लगा हुआ है तो मॉड लगा दिया, I की वैल्यू 3 रख दी, -3, J की वैल्यू 1 रख दी, इसको सॉल्व कर लिया, 3 - 3 कितना हो गया 0, भाई 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 ही आएगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा, तो 1/2 मॉड ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है, ऊपर वाली परिभाषा लगा लेंगे, उसमें इक्वल टू वाला था, तो मॉड ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 है, पर 0 का मल्टीप्लाई 1 से और फिर 2 से भाग लगाएंगे, कुछ भी कर लो 0 ही आएगा। अब इसी प्रकार आगे A31 तक पहुंच चुके हैं, आगे वैल्यू क्या है A32 की, तो A32 की वैल्यू निकालेंगे, इसमें I की वैल्यू कितनी है 3 और J की वैल्यू कितनी है 2, तो ये बन जाएगा 1/2 मॉड ऑफ, I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 3 - 3 और J की वैल्यू रख दी, J की वैल्यू इसमें कितनी है 2, तो ये आपका बन जाएगा, सॉल्व करो इसको, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया 6 हो गया, अब 3 माइनस का 6, तो 3 में से माइनस के 6 करेंगे तो माइनस के 3 बच जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ माइनस के 3, वही मॉड के अंदर माइनस संख्या लिखी हुई है, बाहर आके इसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस का 3/2, तो ये आपके पास सारी वैल्यूज निकल के आ गई, A11 ये आ गया 1, A12 ये आ गया 5/2, A21 1/2, A22 2 और A31 ये वाला 0 आया है, A32 आपका 3/2 आया है। इन सारी वैल्यूज को इसमें रख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको, अतः A इक्वल टू दिख रहा होगा यहाँ पे सबको, अतः A इक्वल टू, इसमें लिख देता हूँ मैं आव्यू में, A11 कितना है 1, A12 कितना है 5/2, इसमें रख रहा हूँ ना 5/2, इसी प्रकार A21 की वैल्यू ये वाली है 1/2 की वैल्यू को दिख रहा है कि नहीं नीचे, A21 की वैल्यू कितनी है 1/2,
और A22 की वैल्यू उधर लिखी हुई है ये वाली, यहाँ पे रख दी 2, और A31 की वैल्यू 0 है और A32 की वैल्यू 3/2 है। तो ये आपका आव्यूह ए हो गया। और यही हमसे पूछा जा रहा था कि ये कैसे है। 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसकी अभी अभी द्वारा दिए गए हों, तो हमारा आव्यूह ये आपका ए आ गया। ठीक है, तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के लास्ट के मिनटों में मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा लाता हूं जो सबके लिए यूजफुल होता है। इस बार मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट विज्ञान से संबंधित है। और फैक्ट क्या है कि जन्म के समय मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है। ठीक है, और बाल्यावस्था में ये हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। लेकिन ये आप जानते ही होंगे कि प्रौढ़ावस्था में, मतलब जब आदमी बड़ा हो जाता है और प्रौढ़ावस्था में होता है, तो उसमें हड्डियों की संख्या 206 ही रह जाती है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा, ये सब क्या हड्डियां घिस जाती हैं? जो पहले तो डाउट तो ये तो ठीक है कि भाई 270 से 350 हो गई, ये तो समझ में आता है कि जैसे जैसे मानव शरीर में वृद्धि होती है तो हो सकता है हड्डियों की संख्या बढ़ी हो, और बढ़ती भी है। बच्चा जब होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या जन्म के समय 270 होती है, और जब वो थोड़ा बाल्यावस्था में थोड़ा बड़ा होता है तो बढ़ करके वो 350 हो जाती है। ठीक है, तो ये तो समझ में आता है कि भाई बालक का शरीर बढ़ा है तो हड्डियों की संख्या बढ़ी होगी। लेकिन प्रौढ़ावस्था में पहुंच के वो 206 कैसे रह गई, कम कैसे हो गई? तो उसका रीजन है कि जब मानव शरीर विकास करता है और उसके शरीर में वृद्धि होती है तो क्या होता है, उसकी जो हड्डियां होती हैं, कई हड्डियां जुड़ जाती हैं आपस में। मतलब 350 से हड्डियां आपस में जुड़ करके एक हो जाती हैं, और वो जुड़ करके फिर बाद में 206 ही रह जाती हैं। मतलब आपस में कई हड्डियां जुड़ जाती हैं और हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। तो ये आपका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्या इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आप पहले से जानते थे, और आपके सजेशंस जरूर बताएं। और आपको भी अगर दिमाग में ऐसा कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है और आप चाहते हैं कि उसे वीडियो में लास्ट मिनट में दिखाया जाए तो उसे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूंगा। और आपका मैथ ही से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज की क्लास में 2 एग्जाम्पल्स देके उनको समझने की कोशिश की। एक एग्जाम्पल में 11th क्लास का कंसेप्ट शामिल था। अगर उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं उस डाउट को अगली क्लास में दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।